एपिसोड 52। जग्गू खामोशी से बाहर निकल गया। मैंने एल्बर्ट को उठाया और उसे भी उसी कमरे में लिटा दिया जहां पांडे बंधा पड़ा था। फिर मुझे एल्बर्ट की तलाशी लेने का ख्याल आया। उसकी जेबों से करेंसी नोट, एक छोटा कंघा, रुमाल, रुथमैन सिगरेट का एक पैकेट, एक जेबी डायरी और बहुत से कार्ड्स निकले। कोट की तलाशी लेते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे उसका अस्तर गैर मामूली तौर पर दबीज हो। मैंने किसी चोर जेब की तलाश में पूरे कोट का जायजा लिया। जेब नजर न आई। मैंने तैमूर से कहा कि एल्बर्ट के हाथ खोल दो। मैं उसके कोट का अस्तर उधेड़ना चाहता था। तैमूर ने एल्बर्ट के हाथ खोले मगर कोट उतारते उसे फिर जकड़ दिया। तुम खामखा वक्त और एनर्जी जाया कर रहे हो कामरान, पांडे ने कहा। हुमायूं तक तुम जैसे आदमी की पहुंच नहीं हो सकती। तुम खामोश नहीं रह सकते। मैं गुर्रा कर बोला, मैं तो इसलिए। उसका जुमला अधूरा रह गया क्योंकि तैमूर ने उसके मुंह पर खासी कुव्वत से उल्टा हाथ दे मारा था। मैंने इस दौरान में कोट का अस्तर उधेड़ दिया था। उसके नीचे रुई की एक पतली सी तह थी। मैंने वो तह हटाई तो खाकी कागज का एक लिफाफा उछलकर फर्श पर गिरा। एल्बर्ट की उस चोर जेब का मुंह कोट के पिछले हिस्से में था। पिछले हिस्से में एक चाक खुला था। एल्बर्ट ने उसी चाक के जरिए लिफाफे को मोड़कर चोर जेब में रखा होगा। उस लिफाफे में कागजात भरे हुए थे। मैंने बेताबी से लिफाफा फाड़ दिया। कागजात के साथ उस लिफाफे में से 2 माइक्रोफिल्म्स भी निकली। मैंने जल्दी जल्दी कागजात पर नजर दौड़ाई। यही वो कागजात थे जिनके लिए मैंने इतनी मुसीबतें झेली थी। मारे खुशी के मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने वो दस्तावेजात दोबारा लिफाफे में रखी और उस पर एक पुराना अखबार लपेटकर अपनी शर्ट में रख लिया। ये कहना तो गलत है। असल में मैंने लिफाफे को यूं अंदर ठूंस दिया था जैसे पोस्ट बक्स में डाक ठूसी जाती है। फिर मैंने तैमूर को कमरे से बाहर निकलने का इशारा किया। वो उठकर दूसरे कमरे में आया तो मैंने उससे कहा, मेरा ख्याल है इन लोगों को साथ ढोकर ले जाना अब मुनासिब नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? इनको यहीं छोड़ दें? यार, अगर वो डॉक्यूमेंट्स असली हैं, उनमें कोई पेपर कम नहीं है, तो विनोद पांडे और एल्बर्ट को साथ लिए फिरना अक्लमंदी नहीं है। तो फिर क्या कहते हो? इन लोगों को जिंदा छोड़ दें या? अचानक बाहर से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर तैमूर को देखा और झपट कर दूसरे कमरे में पहुंचा। दरवाजे से झांक कर बाहर देखा। दरवाजे के ऐन सामने 2 आदमी बैठे थे। वो दोनों चेहरे मेरे लिए नए थे। मेरा ख्याल था फायरिंग करने वाले एल्बर्ट के साथी होंगे और हाल दरियाफ्त करने वहां आए होंगे, मगर वो एल्बर्ट के साथी नहीं थे। मैं झपट कर उसी कमरे में पहुंचा जिसमें एल्बर्ट और विनोद पांडे बंधे पड़े थे। मुझे देखकर पांडे पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, ये तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि एल्बर्ट एक गैर मुल्की सिफारतकार है और अपने 2 आदमियों को बता कर आया था कि मैं शांतिपुर जा रहा हूँ। अगर 2 घंटे तक मैं वापस ना पहुंचूं तो तुम अपने तौर पर कार्रवाई करना। अब ये मालूम नहीं कि उसके आदमी अकेले आए हैं या पुलिस को भी साथ लेकर आए हैं। इतना याद रखना कि बाद में हमारा अंजाम कुछ भी हो, मगर मैं तुम्हें और एल्बर्ट को ठिकाने लगा दूंगा। मैंने दांत पीस कर कहा। मैंने अपनी बात पूरी की ही थी कि दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजे पर फिर जबरदस्त दस्तक हुई। तैमूर ने चीख कर पूछा, कौन है? पुलिस। बाहर से करख्त आवाज सुनाई दी। पुलिस का नाम सुनते तैमूर हैरत ज़दा रह गया। यही कैफियत मेरी भी थी। पुलिस वहां कैसे आ सकती थी? गांव वालों से यह तवक्को नहीं थी कि वो पुलिस को इत्तला देते। फिर ऐसी कोई गैर मामूली बात भी तो नहीं हुई थी जिसकी इत्तला पुलिस को दी जाती। इस मकान से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है? मैंने तैमूर से पूछा क्योंकि वह हस्बे आदत वहां दाखिल होते ही पूरे मकान का जायजा ले चुका था। पिछली तरफ एक छोटा सा दरवाजा है, मगर वहां भी पुलिस होगी। दरवाजे पर जोरदार तरीके से एक मरतबा फिर दस्तक हुई। क्या मुसीबत है? मैं बुलंद आवाज में चीखा, दरवाजा खुलने में कुछ देर तो लगेगी। मैंने मुस्तरिब होकर कमरे में टहलते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सूरत हाल से कैसे निपटूं। तुम जाकर एल्बर्ट को होश मिला और उसके हाथ पांव खोल दो, मैंने तैमूर से कहा। वो खामोशी से दूसरे कमरे में चला गया। दरवाजा पीटने में अब शिद्दत आ गई थी। फिर कोई चीख कर बोला, मैं 5 तक गिनूंगा। अगर इस अरसे में दरवाजा खुल गया तो ठीक है, वरना दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। मैं बेबसी से कमरे में चकराने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस नाकाहानी सूरत हाल से कैसे निपटूं। 1। बाहर से किसी ने गिनती शुरू कर दी। 2। मेरी तरह तैमूर भी बेबसी से होठ चबा रहा था। 3। विनोद पांडे पागलों की तरह हंसने लगा। उसके मकरू चेहरे पर नफरत और तंज का मिला जुला तासुर था। अचानक बिजली की तरह ख्याल मेरे जहन में आया। एल्बर्ट गैर मुल्की सिफारतकार था। बाहर पुलिस थी या उसके आदमी, हर सूरत में उसे यरगमाल बनाया जा सकता था। 4। बाहर से वही आवाज सुनाई दी। 5। उसके साथ ही दरवाजे पर एक धमाका हुआ। होल्ड इट, मैंने गुर्राकर बुलंद आवाज में कहा। अगर किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो उस डिप्लोमेट एल्बर्ट समेत यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बाहर एकदम सन्नाटा छा गया। तैमूर की आंखें चमकने लगी। चंद लम्हे यूं ही खामोशी से गुजरे। फिर बाहर से कोई चीख कर बोला,
میں تم سے قانون کے نام پر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خود کو پولیس کے حوالے کر دو. میں تمہاری اس اپیل کو رد کرتا ہوں. میں نے طنزیہ لہجے میں کہا. اور اگر 10 منٹ کے اندر اندر مجھے کوئی گاڑی نہ دی گئی تو میں ایک ایک آدمی کو ہلاک کر دوں گا. ہم تمہیں گاڑی بھی دیں گے اور تمہاری ہر بات بھی مانیں گے, مگر اس ڈپلومیٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. 10 میں سے 2 منٹ گزر چکے ہیں. میں نے کہا. گاڑی پہنچنے والی ہے, مگر تمہیں ڈرائیور چاہیے یا خود ڈرائیو کرو گے؟ مجھے باتوں میں الجھانے کی کوشش مت کر حرامزادے. میں نے بھنا کر کہا. گاڑی دروازے کے سامنے چھوڑ کر تم سب لوگ کم از کم ایک ایک فرلانگ دور ہٹ جانا. میں اپنی سیفٹی کے لیے اس گورے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اگر تم لوگوں کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی تو میں بھی کچھ نہیں کروں گا. سنو ونود, باہر سے کوئی چیخا. ہمیں بہت دن سے تمہاری تلاش تھی. مسٹر ایلبرٹ کو بھی تم ہی نے یہاں بلایا تھا, پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہو؟ پولیس والے مجھے ونود سمجھ رہے تھے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ بقول ان کی حکومت کے ونود سے کہیں بڑا اور قابل گردن زدنی دہشت گرد بھی وہاں موجود ہے. ونود نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا, مگر تیمور نے جھپٹ کر اس کا منہ دبوچ لیا. رہا ایلبرٹ, تو اول تو اسے اردو آتی ہی نہیں تھی, اور تھوڑی بہت آتی بھی ہوگی تو اس کے پلے کچھ نہیں پڑا ہوگا سوائے اپنے اور پانڈے کے ناموں کے. اس کے باوجود میں نے خنجر نکال کر اس کی گردن سے لگا دیا اور صفاقانہ لہجے میں سرگوشی کی. اگر آواز نکلی تو گولی مارنے کے بجائے ذبح کر دوں گا. ایلبرٹ تھوک نکل کر دھیمے لہجے میں بولا. میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا. میں نے تیمور کو وہیں چھوڑا اور خود دوسرے کمرے میں چلا گیا تاکہ کسی دوسرے راستے کا جائزہ لے سکوں. دوسرے کمرے کی ایک چوکھٹ دیمک زدہ تھی. دیمک اس کے بالائی حصے کو چاٹ گئی تھی اور وہ کھوکھلی ہو چکی تھی. میرے ذہن میں اچانک بجلی کسی تیزی سے خیال آیا کہ فوری طور پر مجھے وہ دستاویز اور مائکرو فلم اسی چوکھٹ میں چھپا دینا چاہیے. بعد میں کسی مناسب موقع پر چوکھٹ کا نچلا حصہ توڑ کر وہ چیزیں میں کسی بھی وقت نکال لوں گا. میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے ستلی کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا. میں نے جلدی سے تمام چیزیں نکالی, انہیں اخبار میں لپیٹ کر رول سا بنایا اور اسے مضبوطی سے باندھ کر چوکھٹ کے کھوکھلے حصے میں ڈال دیا. دیمک نے اس کی لکڑی کو اس حد تک چاٹ لیا تھا کہ رول سیدھا نیچے کی طرف چلا گیا. اب اس کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جا سکتا تھا. وہاں سے فارغ ہو کر میں دوبارہ اس کمرے میں آیا جہاں ایلبرٹ اور ونود پانڈے موجود تھے. مکان کے باہر کی طرف البتہ سناٹا تھا جو مجھے انتہائی پراسرار لگ رہا تھا. میں نے دروازے کی آڑ میں سے جھانک کر باہر دیکھا. وہاں بھی کوئی نہیں تھا, حالانکہ اصولی طور پر اب تک ان لوگوں کو گاڑی بھیج دینا چاہیے تھی. تیمور بھی میری طرح ٹینشن میں مبتلا تھا. جب 5 منٹ مزید گزر گئے تو تیمور کی قوت برداشت جواب دے گئی. اس نے چیخ کر جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا, دیکھو تم لوگوں نے ابھی تک گاڑی نہیں بھیجی ہے. ہم 3 منٹ مزید انتظار کریں گے, پھر تمہارے اس سفارتکار کی لاش باہر پھینک دیں گے. تیمور کی صفقانہ دھمکی کے باوجود باہر سے کوئی جواب نہ آیا. ایلبرٹ اور پانڈے کے چہرے البتہ دھواں دھواں ہو گئے تھے. ہم جس کمرے میں موجود تھے اس میں 3 دروازے تھے. ان میں سے ایک داخلی دروازہ تھا, بقیہ 2 مختلف کمروں میں کھلتے تھے. میری چھٹی حص کسی خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی. میں اور تیمور ریوالور سنبھال کر داخلی دروازے کی دونوں جانب جم کر کھڑے ہو گئے. پولیس اسی دروازے سے اندر آ سکتی تھی. بقیہ دونوں دروازے چونکہ مکان کے اندرونی حصے میں کھلتے تھے, اسی لیے اس طرف ہم نے بالکل توجہ نہیں دی تھی. باہر والے دروازے پر اچانک زوردار دستک ہوئی اور کوئی کرخت لہجے میں بولا, گاڑی پہنچا دی گئی ہے, چابی گاڑی کے اگنیشن میں موجود ہے. تم ایسا کرو, گاڑی دروازے کے بالکل سامنے لے آؤ. تیمور نے کہا, پھر خود کلامی کے انداز میں بولا, یہ لوگ ہمیں بالکل ہی الو کا پٹھا سمجھ رہے ہیں. کہ تم ہمیں کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ میں نے ہنس کر کہا, تم لوگوں کا سارا مذاق ناک کے راستے بہ جائے گا. پانڈے دانت پیس کر بولا, ایلبرٹ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, اس کا سفارت خانہ ایک قیامت برپا کر دے گا. تیمور نے گھوم کر ونود پانڈے کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی یہ بکواس بند کرو. اب اگر تم نے بکواس کی تو تمہارے اس غیر معمولی آدمی کا وہ حشر کروں گا کہ اس کا سفارت خانہ بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر دے گا. اسی وقت گاڑی باہر رکنے کی آواز آئی تو میں نے دروازے کی درز سے جھانکا. پولیس والے ایلبرٹ ہی کی کار وہاں لے آئے تھے. پھر میں نے دیکھا کہ گاڑی لانے والے نے اتر کر گاڑی کا دروازہ بند کیا اور وہاں سے کافی دور چلا گیا. کھڑے ہو جاؤ. تیمور نے بال پکڑ کر ایلبرٹ کو اٹھانے کی کوشش کی. وہ بھاری بھرکم آدمی تھا. تکلیف کی شدت سے اس کی چیخ نکل گئی. اچانک اندرونی کمرے کا دروازہ کھلا اور پولیس کے 3 آدمی رائفلز تانے دندناتے ہوئے کمرے میں گھس آئے. میں نے غیر شعوری طور پر ریوالور سیدھا کیا اور فائر کر دیا. ان میں سے ایک چیخ مار کر الٹ گیا. اچانک دروازے کی آڑ میں سے کوئی چیخ کر بولا, ریوالور پھینک دو ورنہ چھلنی کر دوں گا. تم سب میری اسٹینڈ گن کی زد پر ہو. اس کے ساتھ ہی اس نے ہوا میں برسٹ چلا دیا. ریوالور پھینکو اور ہاتھ سر پر رکھ لو. میں نے غصے اور بے بسی سے ریوالور پھینک دیا. میری حالت دیکھ کر پانڈے پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا. پولیس کا وہ کانسٹیبل ابھی تک تڑپ رہا تھا جس کے سینے میں میرے ریوالور کی گولی پیوست ہوئی تھی. تیمور بھی ہتھیار پھینک چکا تھا. ایلبرٹ کے سوتے ہوئے چہرے پر اب مجھے خاصی بشاشت نظر آ رہی تھی.
मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस वहां किस रास्ते से दाखिल हुई है। मकान की पुश्त वाला दरवाजा बंद था, वहां से किसी के अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर मुझे पांडे के मामू का ख्याल आया। उसे तो हम कमरे में बंद करके भूल ही गए थे। यकीनन उसी ने किसी न किसी तरह खुद को आजाद करा के पुलिस वालों की मदद हासिल की होगी। फिर स्टैंड गन वाला आदमी कमरे में आ गया। वो खासा स्मार्ट और सेहतमंद आदमी था और चेहरे से भी ज़हीन लग रहा था। या फिर उसकी वजह यह रही हो कि मैं खुद को बहुत बड़ा जीनियस समझता था। उस वक्त मैं खुद को उल्लू का पट्टा महसूस कर रहा था। आने वाला इंस्पेक्टर था। उसने सरसरी अंदाज में अपने मुर्दा साथी का जायजा लिया, मगर तवज्जो हमारी तरफ ही रखी। फिर वो डपट कर बोला, कौन हो तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो, मगर याद रखना बाज़ औक़ात कोई आम इतना जहरीला भी होता है कि उससे सिर्फ छूने वाले की ही मौत वाक़ई हो जाती है। आम तो मैं तुम्हें हवालात ले जाकर खिलाऊंगा साले। फिर वो अपने एक साथी से मुखातिब हुआ, हथकड़ियाँ लगाओ इन हरामजादों को। कांस्टेबल ने फौरन उसके हुक्म की तामील में हमें हथकड़ियाँ पहना दी। मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरे साथी पांडे भी गिरफ्तार हुआ था। आप ठीक तो हैं मिस्टर एल्बर्ट? इंस्पेक्टर ने देसी किस्म की इंग्लिश में एल्बर्ट को मुखातिब किया और उसके हाथ खोलने लगा। जिस हालत में तुम मुझे देख रहे हो, अगर लोग इस हालत में भी ठीक होते हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एल्बर्ट तंजिया लहजे में बोला। जब हम लोगों को गाड़ियों में बिठाया गया तो पूरा गांव तमाशा देखने के लिए जमा हो गया। मुझे रह रहकर अपनी बेपरवाही बल्कि हमाकत पर गुस्सा आ रहा था कि उस बुढ़े की तरफ से गाफिल होने की क्या जरूरत थी। एक बात का मुझे इत्मीनान था कि वो माइक्रोफिल्म्स और कागजात महफूज थे और जग्गू उन लोगों के हत्थे नहीं चढ़ा था। पुलिस वालों ने हमारी आंखों पर पट्टियां बांध दी, इसलिए मुझे अंदाजा ना हो सका कि हम किन रास्तों से गुजर रहे हैं। मेरा अंदाजा था कि गाड़ी तकरीबन 1 घंटे चलती रही थी, फिर ट्रैफिक का शोर सुनाई दिया था। इसका मतलब यही था कि हम शहर की किसी बारौनक सड़क पर चल रहे हैं। मजीद आधे घंटे चलने के बाद गाड़ी रुक गई। 2 पुलिस वालों ने हमें जानवरों की तरह बाहर घसीट लिया। पट्टी खुली तो मैं किसी हवालात में था। सामने फर्श पर तैमूर और पांडे बैठे थे और इंस्पेक्टर के पास कुर्सी पर एल्बर्ट था। हाँ तो मिस्टर एल्बर्ट, आप उस पसमानदा गांव में गए ही क्यों थे और ये लोग आपसे क्या चाह रहे थे? अपने किसी सीनियर को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। एल्बर्ट का लहजा एकदम बदल गया था। लग ही नहीं रहा था कि ये वही एल्बर्ट है जो कुछ देर पहले किसी खारिजज़दा कुत्ते की तरह मेरे रहमो करम पर पड़ा था और गिड़गिड़ाकर आज़ाद होने की दरख्वास्त कर रहा था। एल्बर्ट की बात सुनकर लम्हे भर को इंस्पेक्टर का चेहरा भी मुतगय्यर हो गया। हमारे सामने एल्बर्ट ने उसकी तजलील कर दी थी। इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक लम्हे को नागवारी के तासुरात जाहिर हुए। फिर फौरन ही उसने खुद पर काबू पाया और नर्म लहजे में बोला, मिस्टर एल्बर्ट, मैं इस पुलिस स्टेशन का सबसे सीनियर आदमी हूँ। जिस इलाके में आपके साथ ये वाक़या पेश आया है वो मेरे थाने की हुदूद में नहीं आता, मगर सिर्फ आपकी वजह से मैंने स्पेशली इस केस को अपने हाथ में लिया है। ओह शिट, आई वांट योर पुलिस कमिश्नर, अंडरस्टैंड, जस्ट नाउ। ओके ओके, इंस्पेक्टर झंझला कर बोला, मैं कोशिश करता हूँ, शायद कमिश्नर साहब से राब्ता हो ही जाए। फिर वो सर्द लहजे में बोला, बट आई एम सॉरी टू से कि आप स्टेटमेंट दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकेंगे। मैं अगर आपका स्टेटमेंट ले लेता तो फिर बात और थी। इंस्पेक्टर की रगे अफसरी एकदम भड़क उठी। एल्बर्ट को छोड़कर इंस्पेक्टर पांडे की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम बताओ, तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं तो उसी गांव का रहने वाला हूं। पांडे जल्दी से बोला, मिस्टर एल्बर्ट मेरे ही मेहमान थे। इंस्पेक्टर ने हकारत से पांडे को देखा, फिर तंजिया लहजे में बोला, तो तुम लोगों को मेहमान रखकर उन पर तशद्दुद करते हो? मिस्टर एल्बर्ट, तुम्हें क्या जाने, ये कहानियां मुझे नहीं सुनाओ, मुझसे जरा आराम से बात करो। पांडे अकड़ गया। एल्बर्ट गूंगा नहीं है, उससे मेरा क्या ताल्लुक है ये खुद ही बताएगा। उसी से ये भी पूछो कि ये मेरे गांव खुद गया था या मैं उसे अगवा करके ले गया था। फिर वो रौनक भरे अंदाज से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं जरा एक फोन करना चाहता हूँ। तुम क्या समझते हो कि सरकार की दी हुई ये वर्दी पहनकर जिसे चाहोगे थाने में लाकर बेइज्जत कर दोगे? आराम से बैठ जाओ। इंस्पेक्टर तल्ख लहजे में बोला, मगर अब उसकी आवाज में वो पहले वाला एतमाद नहीं था। वो पांडे के जारहाना लहजे से मरूब हो गया था। अभी पुलिस कमिश्नर साहब यहाँ आएंगे तो दिल भर के मेरी शिकायतें करना। फिर वो चौंक कर बोला, ये दोनों कौन है? उसका इशारा मेरी और तैमूर की तरफ था। ये दोनों? पांडे हंसा, ये पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और महीनों से तुम्हारे देश में दंदना रहे हैं, कत्ल और डकैतियां कर रहे हैं और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सो रहा है। तुम बताओ महाराज, इसकी ये बात सच है क्या? इंस्पेक्टर मुझसे मुखातिब हुआ। कहने को तो ये कुछ भी कह सकता है बालिके। मैंने अपनी बुद्धि पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं अगर ये कहूं कि ये अमेरिका का सदर जिमी कार्टर है तो तुम क्या विश्वास कर लोगे इस पर? तुम क्या समझते हो सर मुंडाकर तुम चेहरा भी बदल लोगे? तुम्हारी तस्वीर तो यहाँ के हर थाने में मौजूद है, न्यूज़पेपर में छपती रही है। हो सकता है यहाँ भी कोई तुम्हारी तस्वीर हो। मैंने कहा है ना कि मेरी किसी सीनियर अफसर से बात कराओ। एल्बर्ट भिन्ना कर बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, या फिर मैं अपने सिफारत खाने से राब्ता करता हूँ, वो लोग इस मामले को खुद डील कर लेंगे। फोन मुझे दो। जस्ट अ मिनट सर। इंस्पेक्टर बौखला गया।
मैं अभी कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। ये कहकर उसने टेलीफोन सेट अपनी तरफ खिसकाया और जल्दी जल्दी किसी के नंबर डायल करने लगा। तीसरी कोशिश में उसे लाइन मिल गई। दूसरी तरफ से शायद फोन किसी मुलाजिम ने उठाया था। इंस्पेक्टर का तहमकाना लहजा सुनकर तो मुझे यही अंदाजा हुआ था। उसने सर्द लहजे में कहा, कमिश्नर साहब से बात कराओ। क्या? अच्छा। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया और अल्बर्ट से बोला, सॉरी सर, मैंने गलती से कमिश्नर साहब के घर का नंबर मिला दिया था। जो कुछ करना है जल्दी करो वरना मुझे जाने दो। सिर्फ 1 मिनट सर। इस मर्तबा उसे फौरन लाइन मिल गई। हेलो, कमिश्नर साहब हैं? मैं इंस्पेक्टर राहुल बोल रहा हूँ, अभी फौरन उनसे मेरी बात कराएं, मामला बहुत अहम है। फिर चंद मिनट वो रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा। पुलिस कमिश्नर हुमायूं मिर्जा शायद फौरन ही लाइन पर आ गया। इंस्पेक्टर ने मुअद्दिब लहजे में कहा, यस सर, इंस्पेक्टर राहुल स्पीकिंग। फिर उसने तफसील से हमारी गिरफ्तारी और अल्बर्ट के बारे में बताया। कुछ देर तक खामोश होकर दूसरी तरफ की बात सुनता रहा, फिर मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोला, नो सर, उसके सर पर तो बाल ही नहीं है। जस्ट अ मिनट सर, उसने बोधी रखी हुई है। राइट सर, उसका कलर ब्राउन है। हाइट? मेरा ख्याल है कि 6 फुट से ज्यादा ही होगी। जी हाँ, बॉडी सॉलिड है। आइस का कलर भी यही है। मैं समझ गया कि हुमायूं मिर्जा उससे मेरे हुलिये की तस्दीक कर रहा है। मैंने दिल ही दिल में कहा, बुरे फंसे में या हीरो, अब तुम पर इतने मुकदमे चलेंगे कि अगर इतनी जिंदगी 2 दफा मिल जाए तो भी सजा पूरी नहीं होगी। कत्ल का एक ऐनी गवाह तो खुद इंस्पेक्टर राहुल था, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था। इंस्पेक्टर अभी तक फोन पर मसरूफ था। नहीं सर, दूसरा आदमी मेरे लिए भी अजनबी है। नहीं, लगता तो देसी है। इन दोनों के नाम? नहीं सर, अभी वो असल में मिस्टर अल्बर्ट ने। अच्छा, ओके सर। ये कहकर उसने फोन रख दिया और मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहा हो कि बच्चू, अब देखूंगा तुम कितने बड़े दहशतगर्द हो। क्या कहा तुम्हारे पुलिस कमिश्नर ने? अल्बर्ट ने तहमकाना लहजे में पूछा। वो अभी यहीं आ रहे हैं। अल्बर्ट झंझला गया। मेरे पास जाया करने के लिए फजूल वक्त नहीं है। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर का लहजा सर्द हो गया। ये आप ही की फरमाइश थी कि आप किसी हाई रैंक ऑफिसर से बात करना चाहते हैं। मुझ जैसा छोटा अफसर क्या कर सकता है? देखो मिस्टर, मैं यहाँ गैर कानूनी तौर पर नहीं आया हूँ, बल्कि अपने सिफारत खाने का एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। तुम्हारे मुल्क को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सिफारत खाने का यह जिम्मेदार ऑफिसर इलाहाबाद के गांव में क्या कर रहा था? आपका सिफारत खाना मेरा ख्याल है न्यू दिल्ली में है। यहाँ इलाहाबाद में आपका क्या काम? मैंने बताया है ना कि अपना स्टेटमेंट तुम्हारे ऑफिसर को दूंगा। मुझे इंस्पेक्टर का अंदाज और लबो लहजा पसंद आया, वरना आमतौर पर कोई इंस्पेक्टर किसी पुलिस कमिश्नर या गैर मुल्की सिफारतकार से इतने पुरएतमाद और जारहाना अंदाज में गुफ्तगू नहीं करता। वो इंस्पेक्टर नौजवान और पुरजोश होने के साथ साथ मुझे बाउसूल और दयानतदार भी लग रहा था, वरना उसकी जगह कोई और पुलिस अफसर होता तो अल्बर्ट से मरूब हो जाता और उससे 1000 बार अपने रवैये की माफी चाहता। तकरीबन आधे पौन घंटे बाद कोई गाड़ी बाहर आकर रुकी तो पूरे थाने में खलबली मच गई। एक कांस्टेबल दौड़ा हुआ इंस्पेक्टर के पास आया और उसने इत्तला दी कि कमिश्नर साहब तशरीफ लाए हैं। ये सुनते इंस्पेक्टर बाहर की तरफ लपका। यहाँ आपकी आसानी के लिए ये बता दूं कि भारतीय पुलिस कमिश्नर का ओहदा हमारे आईजी के बराबर होता है। थोड़ी देर बाद हुमायूं मिर्जा कमरे में दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर उसके पीछे पीछे था। मिर्जा 40-42 साल का खूबरू और बावकार शख्स था। उसका कद लंबा और जिस्म कसरती था। जिल्द की रंगत सुर्खो सफेद थी। उसका हर अंदाज ब्यूरोक्रेट्स वाला था। उसके सुर्खो सफेद चेहरे पर काली मूछें उसकी शख्सियत को मजीद पुरकशिश बना रही थी। उसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखों में जहानत की चमक थी। मैं उससे पहले उसकी तस्वीर देख चुका था, मगर रूबरू देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। वो मेरे खून का प्यासा था, मगर इसके बावजूद वो आदमी पहली ही नजर में मुझे पसंद आया था। एल्बर्ट ने अपनी जगह से उठने की भी जहमत गवारा ना की, अलबत्ता मैं, विनोद और तैमूर खड़े हो गए। हुमायूं मिर्जा ने भी फौरी तौर पर एल्बर्ट को नजरअंदाज कर दिया। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो इंसानी नफ्सियात का माहिर भी है। वह एल्बर्ट की तरफ देखे बगैर सीधा हमारी तरफ आया और गौर से मेरा जायजा लेने लगा। फिर वो पुरयकीन अंदाज में बोला, ये कामरान है, पाकिस्तानी आतंकवादी। जितना नुकसान इस अकेले ने पुलिस को पहुंचाया है, इतना तो यहाँ के 10 आतंकवादी मिलकर भी नहीं पहुंचा सकते। हाँ तो मिस्टर कामरान, अब आपके समझ में वो मुहावरा आ गया होगा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कानून से बचना बहुत मुश्किल होता है माय डियर। फिर वो चौंक कर बोला, तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? दूसरे साथी? आपके सामने मेरे सिवा और कौन है? ये दोनों कौन है? उसने विनोद और तैमूर की तरफ इशारा किया। आई डोंट नो। मैंने ढिठाई से इनकार कर दिया। मिस्टर पुलिस कमिश्नर। एल्बर्ट धाड़ा, मैं कब तक यहाँ बैठा रहूंगा? हुमायूं मिर्जा ने इंस्पेक्टर की तरफ यूं देखा जैसे पूछना चाह रहा हो कि ये जाते शरीफ कौन है। इंस्पेक्टर उसका मतलब समझ गया और जल्दी से बोला, ये मिस्टर एल्बर्ट हैं। इनका ताल्लुक गैर मुल्की सफारत खाने से है। और इनका बयान लिया आपने?
ہمایوں نے بات کاٹی. میں نے کوشش کی تھی مگر انہوں نے کسی بھی قسم کا بیان دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تمہارے کسی ہائی آفیشل سے ملنا چاہتا ہوں. اوکے. ہمایوں مرزا نے کہا اور البرٹ کی طرف بڑھ گیا. یس مسٹر البرٹ, واٹس رانگ ود یو؟ اب میں ہر سوال کا جواب اپنے وکیل کی موجودگی میں دوں گا. ٹھیک ہے, آپ فون کر کے اپنے وکیل کو طلب کریں اور اس وقت تک آرام سے بیٹھیں. میں اپنے سفارت خانے بھی اطلاع دینا چاہتا ہوں. شوق سے دیں, فون آپ کے سامنے موجود ہے, جہاں جی چاہے اطلاع دیں. پھر وہ اردو میں انسپیکٹر سے بولا, آپ نے بتایا کہ وہاں کوئی قتل بھی ہوا ہے؟ یس سر, میں نے ایک سب انسپیکٹر اور دوسرے ضروری عملے کو جائے واردات پر روانہ کر دیا ہے. اعلیٰ قتل برآمد ہوا؟ جی ہاں, وہ میرے پاس موجود ہے. لاؤ مجھے دو, ورنہ یہ گورا ہمارے لیے خواہ مصیبت کھڑی کر دے گا. یہ لوگ ہم ایشین کو حقیر سمجھتے ہیں نا. میں اس کے دماغ سے خناس نکال دوں گا. اب تو اس کا سفارت خانہ سر کے بل بھی کھڑا ہو جائے تو میں اسے ایک ہفتے سے پہلے نہیں چھوڑوں گا. انسپیکٹر نے خاموشی سے وہ ریوالور نکال کر ہمایوں مرزا کو دے دیا جس سے میں نے قتل کیا تھا. مرزا نے جیب سے ربر کا گلوز نکال کر پہنا اور البرٹ کی نظر بچا کر ریوالور پر لپٹا ہوا رومال کھول دیا. پھر کچھ سوچ کر اس نے ریوالور پر دوبارہ احتیاط سے رومال لپیٹا اور انسپیکٹر سے بولا, مجھے کوئی دوسرا ریوالور دو. اس گورے کی دشمنی میں مجھ سے ابھی ایک اہم ثبوت ضائع ہونے والا تھا. انسپیکٹر نے دراز کھول کر وہ ریوالور نکال لیا جو تیمور سے چھینا تھا. ہمایوں مرزا نے ابھی تک ربر کا وہ دستانہ پہن رکھا تھا. وہ تیمور کا ریوالور ہاتھ میں لے کر یوں ہی ٹہلتا ہوا البرٹ کے پاس پہنچا اور اس کے نزدیک کرسی پر بیٹھ کر نہایت خوش اخلاقی سے بولا, آپ کو تکلیف دینے کی معذرت چاہتا ہوں سر, مگر میں کیا کروں, میں بھی مجبور ہوں, اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتا. پھر وہ ریوالور کا چیمبر کھول کر سرسری انداز میں اس کا جائزہ لینے لگا. اچانک وہ البرٹ سے بولا, آپ کو ہتھیاروں کی پہچان ہے؟ سول سروس جوائن کرنے سے پہلے میں نیوی میں تھا. البرٹ نے یوں کہا جیسے نیوی میں ہونا بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہو. پھر تو آپ ان کھلونوں سے خوب واقف ہوں گے. اس نے ہنس کر ریوالور کی طرف اشارہ کیا. اس پر میڈ ان جرمنی کے الفاظ موجود ہیں, مگر مجھے شبہ ہے کہ یہ کسی جعلی کمپنی کا کارنامہ ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس بکواس سے ہمایوں مرزا کا مقصد کیا ہے. البرٹ نے غیر شعوری طور پر ریوالور اٹھا لیا, اسے اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھا, اس کا چیمبر کھول کر اس کا جائزہ لیا اور دوبارہ میز پر رکھتے ہوئے بولا, آپ کا شبہ درست ہے مسٹر مرزا, یہ ریوالور واقعی جعلی ہے. تھینک یو ویری مچ مسٹر البرٹ. ہمایوں مسکرایا, آپ نے مجھے ایک بہت بڑی پریشانی سے بچا لیا. یہ کہہ کر اس نے جیب سے رومال نکالا اور ریوالور پر ڈال کر اسے اٹھا لیا. اس دوران میں البرٹ پھر فون کی طرف متوجہ ہو چکا تھا. ہمایوں مرزا نے انسپیکٹر کو اشارہ کیا. وہ ریوالور لے کر وہاں سے ہٹ گیا. اب ساری صورتحال میری سمجھ میں آنے لگی تھی. مرزا اس کانسٹیبل کے قتل میں البرٹ کو بھی ملوث کرنا چاہتا تھا. انسپیکٹر کہہ سکتا تھا کہ ان دونوں ریوالور سے فائر ہوئے ہیں. اس کا فیصلہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی ہوتا کہ کانسٹیبل کی موت کس ریوالور کی گولی سے واقع ہوئی تھی.